वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय इंट्यूटिव फार्मास्यूटिकल, इंडिया की बेस्ट फार्मा पीसीडी कंपनी है जो बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग, बहुत ही अच्छे रेट में WHO अप्रूव प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट आपको देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सिद्धू सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं अपनी एम्प्लॉय का आप सैलरी कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे पीएफ डिसाइड होता है, कैसे टीए डीए डिसाइड होता है। ये सारी चीज़ें जब हम एक फार्मा कंपनी रन करने जाते हैं तो मार्केट में, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं और डिफरेंट पैकेजेस ऑफर करती हैं। एज ए न्यूबी या एज ए स्टार्टअप आपको क्या पैकेज ऑफर करना क्या चाहिए, क्या सही पैकेज है, क्या सही तरीका है, राइट। वो सब उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। एक्चुअली क्या है कि जब हम किसी का पैकेज डिसाइड करते हैं, मतलब हम जब कंपनी स्टार्ट करते हैं, पैकेज डिसाइड करते हैं, टीए डीए डिसाइड करते हैं फ्रेंड, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी कंपनी के बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग के ऊपर। जब आप कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले एक फॉरकास्टिंग रिपोर्ट बनाइए। फॉरकास्टिंग रिपोर्ट क्या होती है? फॉरकास्टिंग रिपोर्ट बेसिकली होती है जिसमें आप आने वाले 6 महीने के अंदर या 1 साल का सेल प्रोजेक्ट करते हैं, या आने वाले 3 साल के आसपास का सेल प्रोजेक्ट करते हैं कि यार इतना सेल लगभग मैं जनरेट कर लूंगा। अब जब ये सेल फोरकास्ट आप कर रहे होते हैं तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपने क्या खुद मार्केट के अंदर काम किया है, क्या आपके पास खुद कुछ डॉक्टर से, केमिस्ट के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, क्या आपके पास किसी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर कोई तरीका है सेल कर सकते हैं। मतलब आप सेल जनरेट कैसे करेंगे? जब आप फोरकास्ट कर रहे हैं चलो यार मैं 10 लाख का सेल कर लूंगा, तो करेंगे कैसे? क्या सॉलिड तरीका है आपके पास? आपके ब्रांड के अंदर कोई यूएसपी है क्या फर्स्ट टाइम कोई ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग अब प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, क्या है जिसके बेस पे आप बोल पा रहे हैं कि मैं 10 लाख का सेल जनरेट कर लूंगा, राइट। तो उस रीजन की वजह से हम फॉरकास्टिंग बनाते हैं कि इतना सेल लगभग हम जनरेट कर लेंगे। अब मैं मोटा मान के चलता हूं, मैं अकेले कंपनी लॉन्च करने जा रहा हूं, सिंगल इंडिविजुअल, मेरे पास फंड ज़्यादा नहीं है, मेरे पास 10-12 लाख रुपए कुल मिला के पड़े हुए हैं एंड मैं एक स्टार्टअप करने जा रहा हूं। मैं खुद ही काम करूंगा क्योंकि मार्केट के अंदर मैंने काम किया हुआ है, तो लगभग मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे कुछ 10-12 डॉक्टर के साथ अच्छे रिलेशन है। मैं ऐसा एक क्राइटेरिया ले लेता हूं, ठीक है। ऐसा क्राइटेरिया मैं मान के चलता हूं, इसके बेस पे हम सारी चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए मैं अपने 7 से 8 ब्रांड मार्केट के अंदर लॉन्च करूंगा। पहले मैंने ऐसा प्लान कर लिया। तो फ्रेंड जब 7-8 ब्रांड की हम लॉन्च करने जा रहे हैं, मैंने मैन्युफैक्चरिंग में दे दिया है। मैन्युफैक्चरिंग में देने के बाद ना आपको मिल जाता है वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग रेट, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या होने वाली है, राइट। जब आपको ये प्राइस मिल जाता है, यहीं से हमारी बजटिंग शुरू हो जाती है और यहीं से पिक्चर में आ जाता है मेरा ऑटोमेटेड बजटिंग कैलकुलेटर, राइट। अब ये चीज़ आपको मेरे फार्मा स्टार्टअप टूल किट के अंदर मिल जाएगा। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप यहाँ से चीज़ों को देख लीजिए। जिन लोगों ने मेरा फार्मा स्टार्टअप टूल किट लिया है उनको मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है यहाँ से देख के आप बना भी कर सकते हैं, इस टाइप से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एंड इसको डिटेल जानने के लिए फिर आप टूल किट या मेरा कोई वर्कशॉप लेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट एंड रन फार्मा कंपनी करके वहाँ पर। अब बेसिकली देखिए जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है इसके अंदर बेसिकली है क्या, यहाँ पे जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है ना, इसके ऊपर हम ट्रांसपोर्ट और ऐड कर देते हैं जिससे हमें एक्चुअल कॉस्ट पड़ जाता है। मतलब वो हर बार ट्रांसपोर्ट लगना है, राइट। एक्चुअल मेरी कॉस्टिंग क्या आ रही है किसी भी प्रोडक्ट को मेरे गोडाउन तक आने में, तो हम कॉस्टिंग ले लेते हैं। कॉस्टिंग के ऊपर फिर हम अपना प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं कि भाई हम कितना प्रॉफिट एज ए कंपनी लेना चाहते हैं। अब ये कंपनी का जो प्रॉफिट होता है फ्रेंड, ये वैरी करता है। ये 20% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 100% प्रॉफिट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फर्स्ट टाइम इंडिया है, किस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट फॉल कर रहा है उसके। एक जनरल व्यू अगर मैं लेके चलूँ तो आप 30% प्रॉफिट मिनिमम रख सकते हैं। 30% प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमें मिल जाता है मिनिमम सेलिंग प्राइस, राइट। अब मिनिमम सेलिंग प्राइस जो हमें मिल जाता है, ये हमारा मिनिमम रेट है जिस पे हम सेल करेंगे। और एक दूसरा रेट हमको और चाहिए होता है जिसपे जनरली हम सेल करते हैं, मार्केट में हमारा प्रोडक्ट जाता है। तो आपको मालूम ही है कि सारे प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर सेल होते हैं वो MRP से 20% अगर हम डाउन कर देते हैं तो हमें PTR मिल जाता है एंड 10% और अगर मैं डाउन कर देता हूं तो हमको PTS मिल जाता है। एज ए कंपनी हमेशा ही प्रोडक्ट हम PTS पे ही सेल करते हैं, राइट। तो PTS में हम मार्केट में हम होलसेलर को देते हैं, होलसेलर फिर आगे सेल करता है, जबकि हम मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम पे कर रहे होते हैं। तो जो हमारा मिनिमम सेलिंग प्राइस है
उसको हम क्या करते हैं, जिस रेट पे हम सेल करते हैं, मतलब PTS, प्राइस टू स्टॉक, उसमें से हम माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद हमें मिल जाता है प्रमोशनल अमाउंट, राइट। मतलब ऐसा अमाउंट जो अपनी प्रॉफिट के अलावा हम अर्न कर रहे होते हैं, एंड इसी अमाउंट से हमें पूरी मार्केटिंग करनी होती है, अपनी पूरी कंपनी को रन कराना होता है बेसिकली। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल लूँ कि मुझे भाई 1 लाख का टारगेट अगर अचीव करना है, राइट, 1 लाख का अगर टारगेट अचीव करना है, जैसे कि मैंने एक नया कंपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैंने सबको 7-8 ब्रांड लेके चल रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट करूँगा यार ये हर महीने में 1 लाख के लगभग सेल कर लूँगा, मतलब साल के अंदर मैं 12 लाख के आसपास मैं फोरकास्टिंग अपना कर लेता हूँ, 12 लाख की सेल करूँगा। तो पर मंथ मेरा 1 लाख का सेल आ गया, तो 1 लाख का सेल जो पैसा मेरे पास में आएगा 1 लाख रुपए, उसमें से मुझे कितना पैसा खर्च करना है। तो जब बजट कैलकुलेटर के अंदर ये सारी चीज़ें आप डालेंगे तो लगभग 70,000 के आसपास आ जाएगा आपके पास। मोटा मोटा बता रहा हूँ, लगभग इतना ही आएगा, 65-70 के आसपास, राइट। तो मुझे एक चीज़ पता चल गया कि मुझे 1 लाख अर्न करने के लिए 70,000 रुपीज मार्केट में बर्न करना पड़ेगा, राइट। बर्न करना पड़ेगा, प्रमोशंस में जाएगा। अब ये 70,000 रुपीज जो मुझे खर्चा करना है वो कैसे मैं खर्च करूंगा, वो मैं खर्च करूंगा एम्प्लॉय के सैलरी में, सैंपल्स में, प्रिंट मटेरियल में, गिफ्ट आइटम में, इन्वेस्टमेंट में, एंड कंपनी की ब्रांडिंग में, एंड ऑफिस का कुछ एक्सपेंस वगैरह होगा तो उसमें, राइट, या मीटिंग वगैरह करेंगे तो उसमें। तो ये सारे हेड्स हो गए जहां पे आप खर्च करेंगे पैसे, राइट। इसको हम पूरे बजट को 70,000 के इतने पार्ट में हम ब्रेक कर लेते हैं। तो 70,000 में सबसे पहले क्या करना है, एम्प्लॉय का पार्ट हम निकाल देते हैं। अगर एक एवरेज बात करूं तो कंपनी में, स्टार्टअप कंपनी के अंदर 55% to 60% सैलरी में सिर्फ पैसा चला जाता है, राइट, क्योंकि अभी आपकी सेल कम है तो सैलरी ज़्यादा लगेगी। तो अगर 70,000 का मैं निकालता हूं, मान लीजिए 60%, तो जो भी अमाउंट आता है मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल दूंगा, जो भी अमाउंट आता है तो इसको हम दे देंगे सैलरी के तौर पे, ठीक है। सैलरी एक्सपेंस मतलब जो हमारा एम्प्लॉय है उसको पैसा जाएगा, राइट, सैलरी एक्सपेंस TAD ये सब इसी में रहेगा, इंसेंटिव वगैरह सब कुछ, ये मतलब एम्प्लॉय का पार्ट हो गया। उसके बाद जो पैसा 40% जो अमाउंट मेरे पास में बच रहा है, उस अमाउंट के अंदर अपना हम प्रिंट मटेरियल, सैंपल, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, राइट। तो अगर आप इसको बाइफरकेट करेंगे प्रॉपरली तो आपको लगभग आप 20,000 के आसपास आप इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के सेल नहीं आनी है, ठीक है। 22 से 25,000 के आसपास आप इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, आप 5,000 के आसपास अपना प्रिंट मटेरियल का खर्चा ले लीजिए, एंड 10 to 15,000 या 20,000 के आसपास आप ले सकते हैं अपना जो छोटे छोटे इनपुट देने वाले हैं, 100-200 रुपए वाले, 500 रुपए वाले, तो इसमें लगभग खर्चा चला जाएगा। तो फ्रेंड ऐसे हम हर चीज़ का खर्चा निकाल लेते हैं 1 महीने का, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के साथ, मीन्स 6 मंथ का हम बजट निकाल लेते हैं। एम्प्लॉय का सैलरी में कितना पैसा मेरा जाने वाला है, कितना मेरा गिफ्ट में जाने वाला है, कितना मेरा प्रिंट मटेरियल में जाने वाला है, कितना मैं इन्वेस्टमेंट में डालने वाला हूँ, सब पैसा एकदम कन्फर्म मुझे हो जाता है। और जब मैं मार्केटिंग करने जाता हूँ इन्हीं हेड्स को यूज करता हूँ। जिस चीज़ के लिए जितना पैसा मैंने निकाला हुआ है उससे वही चीज़ मैं मंगाऊंगा। 6 महीने के लिए देखा मेरे पास यार पूरा 1 लाख रुपए मेरे पास में है 6 महीने में, ठीक है। 6 महीने मेरे पास 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए मैंने गिफ्ट खरीद डाले जो कि 6 महीने में देने वाला हूँ। मैंने देखा कि मेरे यार 30,000 रुपये मैंने प्रिंट मटेरियल 6 महीने में, तो 30,000 को मैं प्रिंट मटेरियल बना लूंगा, रिमाइंडर कार्ड, LVL, विजुलेट, ये सारी चीज़ें मैं बना लूंगा। ऐसे से जो भी हेड में आपने निकाले हुए उन चीज़ों को आप बना लेंगे। उतना ही पैसा सिर्फ खर्च करना है जितना आपने निकाला हुआ है, उससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय की सैलरी की, जिसमें हमारा मेन मुद्दा था, उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या था कि हमने निकाला था कि 60% लगभग हम एम्प्लॉय को सैलरी देंगे। अब मार्केट में जब मैं जाके देख रहा हूँ तो यार बहुत सारे कंपनी ऐसी हैं जिनका सेल तो बहुत ही कम है लेकिन सैलरी बहुत हैंडसम दे रहे हैं। ऐसा इंटरव्यू के अंदर मेडिकल टाइप हमको बता रहा है। मैं बहुत सारे इंटरव्यू कर सकूँ, जिसको देखो वही वाकई बोल रहा है सर 20,000 रुपये मैं पा रहा हूँ, मुझे 25 मिलेगा तो मैं आऊँगा, मैं 22 पा रहा हूँ, मैं 18,000 पा रहा हूँ। और जो हमारा बजट है वो हमको 16,000 या 15,000 से ऊपर अलाउ ही नहीं कर रहा है कि मुझे उससे ज़्यादा पैकेज दे सकता हूँ। फ्रेंड यहीं आके मामला फंस जाता है। तो फ्रेंड समझने की देखिए बात ये है कि आपका जो बजट अलाउ करना है ना, आपको उतने ही पैकेज के अंदर एम्प्लॉय को लेके आना है। अभी जो दूसरी कंपनी दे रही है पैकेज, जिसका कम सेल है तब भी वो पैसा दे रही है, उसका रीजन ऐसा हो सकता है, ये जरूरी नहीं जो एम्प्लॉय आपके पास इंटरव्यू आके दे रहा है वो सही बोल रहा हो, राइट। सही आप तब चेक कर सकते हैं जब उसका अकाउंट स्टेटमेंट आपको मिले, अदरवाइज कई बार तो लोग उसमें भी फ्रॉड करके अकाउंट स्टेटमेंट देते हैं। बट
आप उस चीज़ को पता कर सकते हैं। लेकिन हो सब भी सकता है ऐसा, हम 1% मान भी चलते हैं कोई स्मॉल स्टार्टअप है लेकिन अच्छा पैकेज दे रहा होगा, तो अच्छा पैकेज ऐसे दे पाते हैं। जैसे मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, मैंने बताया कि मेरा भाई 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 10 डॉक्टर हैं, तो 10 डॉक्टर मान लो 10 डॉक्टर से मेरा कन्फर्म है बिजनेस आना है, तो 10 डॉक्टर मिलके ही मुझे मान लो 5 लाख का बिजनेस दे रहे हैं। तो ये 5 लाख का जो बिजनेस है ना मेरे हाथ में है एकदम से, राइट, कन्फर्म है। अब जो मैं इंप्लॉय रखूंगा 5 के ऊपर काम करेगा, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास क्या एक इनकम का सोर्स बन गया है, जिसकी वजह से क्या है कि मैं 20,000 या 25,000 वाले इंप्लॉय को हायर कर दूंगा, क्योंकि मेरा प्रमोशनल बजट बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने बजट निकाला था 1 लाख के टारगेट के ऊपर, जो आपने बजटिंग हमने किया वो 1 लाख के ऊपर किया, जबकि यहाँ पर मंथ में डे 1 से फर्स्ट मंथ से कितना टारगेट अचीव करने लग जा रहा हूँ, 4 से 5 लाख रुपए। तो ऑटोमेटिकली अगर 1 लाख के सेल पे मैं 15,000 रुपए किसी इंप्लॉय को सैलरी दे पा रहा हूं, तो आप ये समझो कि अगर मैं 5 लाख रुपए जनरेट कर रहा हूं एक हेडक्वार्टर से, तो 75,000 रुपए तक अगर मैं चाहूं तो किसी इंप्लॉय को दे सकता हूं, राइट। अगर 5 लाख रुपीज का सेल अगर मैं अकेले जनरेट कर पा रहा हूं तो मैं 75,000 रुपए भी अपने इंप्लॉय को रख सकता हूं, राइट, क्योंकि मेरा प्रमोशनल जो कॉस्ट है ना वो बढ़ जा रहा है ना, अंडरस्टैंड। तो इसी वजह से जितने आप मार्केट में जो लोग देखते हैं ज़्यादा देते हैं, तो उसका रीज़न यही होता है कि मतलब उनके पास कुछ ना कुछ सोर्स होता है। पहला रीजन ये हो जाता है। दूसरा रीजन ये भी होता है कई बार लोगों को कैलकुलेशंस नहीं आ रही होती है, और ऐसा हमारे मन के अंदर आता है कि जब अपने एम्प्लॉय को हम ज़्यादा पैकेज देंगे तभी हमें अच्छा एम्प्लॉय मिलेगा, तभी वो मन से काम करेगा, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं बहुत अच्छा पैकेज देंगे तो बहुत बढ़िया काम करेगा, नहीं, बहुत बढ़िया कोई एम्प्लॉय तब काम करता है जब कंपनी का सिस्टम बहुत अच्छा होता है। काम जो होता है ना वो सिस्टम की वजह से होता है, कंपनी के कल्चर की वजह से होता है, कंपनी के डायरेक्शन की वजह से होता है, कंपनी के फॉलोअप की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा सिर्फ पैकेज देने से अच्छा सेल नहीं आता है। बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं स्टार्टअप के अंदर कि उनके पास शुरू में बजट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं कि अच्छा पैकेज देके बड़ी बड़ी कंपनीज़ के एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं। अभी बड़ी कंपनीज़ का जो एम्प्लॉय है ना, जो जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है ना, वो स्टार्टअप के अंदर उसके सक्सेस होने के चांस जो है मात्र 10% है, बस 90% चांस नहीं है। मैं आपको बताता हूँ रीज़न इज दैट कि जहाँ पे जब एक बड़े कंपनी के अंदर जब कोई काम कर रहा होता है उसके पास ब्रांड पावर होता है, पहला। दूसरा, बहुत ही कंपनी सिस्टम ओरिएंटेड होती है। उस लेवल का सिस्टम आप स्मॉल स्टार्टअप के अंदर नहीं क्रिएट कर सकते, फंड चाहिए। एक बड़ी कंपनी के अंदर जो मीटिंग होती है ना वो 5 स्टार के अंदर होती है। वहाँ पे जो फैसिलिटी जो चीज़ें दी जाती है ना आप अपने स्टार्टअप के अंदर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नई कंपनी के अंदर अचानक से आप सेल बूम तो कर नहीं देंगे। एक नई कंपनी के अंदर सेल तभी बूम हो सकता है जैसे मैंने बताया कि मेरा खुद का अपना होल्ड है, राइट, देन मैं पैकेज दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं खुद एक टॉप लेवल की कंपनी के अंदर काम कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं एक टॉप लेवल की कंपनी के अंदर जो काम करने का इन्वायरमेंट वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक स्टार्टअप में काम करने का जो इन्वायरमेंट होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए आप सोचो कि बहुत बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय को मैं हायर करके और बहुत बड़ी कंपनी से अगर एम्प्लॉय को आप पिकअप भी करो तो वो बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी में क्यों आएगा आपके यहाँ काम करने? आप जरा सोचो, सिंपल सी बात है। उसको वहाँ वो ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही होगी, वहाँ पे सेल नहीं कर रहा होगा, निकम्मा होगा, तभी आप कहाँ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आप खुद सोचो ना, आप एक अच्छी का काम कर रहे हो, एक स्टार्टअप आपको ज़्यादा पैकेज दे देगा, आप छोड़ जाओगे? भाई क्या स्टार्टअप को पता है आज चलेगा कल बंद हो जाएगा? कोई गारंटी तो है नहीं। लेकिन बड़ी कंपनी की तो गारंटी है ना, वो चलेगी, वो बंद नहीं होगी, फ्यूचर सिक्योर है। हर कोई अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है, राइट। तो इसलिए कोशिश ये करना चाहिए हमेशा स्मॉल या स्टार्टअप या भी फ्रेशर कैंडिडेट को सेलेक्ट करना चाहिए। जब आप स्टार्टअप कंपनी लेके आए ज़्यादा फायदे में रहेंगे। पैकेज कितना देना है? जितना मेरा बजटिंग के अंदर आया उतने में ही, ठीक है। पैकेज कम लग रहा है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, नहीं, बेरोजगारी बहुत है, अच्छा कैंडिडेट आप ढूंढेंगे, उसके साथ अच्छे से काम करेंगे, एक अच्छा कल्चर डेवलप करेंगे, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। ये तो बात हो गई सैलरी की। सैलरी का इस तरह से अगर और ज़्यादा कन्फ्यूजन डाउट होगा तो आप मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक करके बात कर सकते हैं, या मुझे कमेंट करके बताइएगा तो नहीं समझ में आया और ज़्यादा इन डेप्थ जाके बताओ, ठीक है, तो फिर बात करेंगे। दूसरी बात करते हैं टीएडीए कितना होना चाहिए आज के टाइम पे। देखिए एक एवरेज सैलरी आज के टाइम में जो इंडियन फार्मा मार्केट की अगर मैं बात करूँ, जो नॉर्मल कंपनीज हैं उनके टीएडीए की बात करूँ, जो स्टार्टअप है, ठीक है, 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, टॉप लेवल कंपनी, मिड कंपनी एंड स्टार्टअप या स्मॉल कंपनीज। स्मॉल कंपनीज को जो टीएडीए है आप 230 रुपये से लेके 300 के बीच में डीए आप रख सकते हैं किसी भी मेडिकल रैप का। और अगर मैनेजर की मैं डीए की बात करूँ, डीए 3 टाइप का डीए होता है, लोकल का, एक्स का एंड आउट स्टेशन का। तो जो लोकल का है आप 220 रुपये से लेकर 300 के बीच में आप डीए रख सकते हैं मेडिकल रैप का, डिपेंडिंग अपॉन, मैंने सिचुएशन बताया कि आपका
आपका बजटिंग क्या अलाउ कर रहा है, जो आपने बजट निकाला हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर। एंड अगर 220 रुपये आप रख रहे हैं लोकल का डीए, तो उसको आप एक्स में 230 या 240 रख सकते हैं। एंड टीए जो है वो ₹2.5 के आसपास आप रख सकते हैं। जनरली कंपनी में आजकल यही रेट चल रहा है। मैं और अच्छा देना चाहते ₹2.70, वरना आज स्टार्टअप के हिसाब से ₹2.5 के आसपास आप डीए रख सकते हैं, राइट। अगर मैं मैनेजर की यहीं पे बात करता हूं, तो मैनेजर का लोकल का जो डीए है वो आप 300 से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। 300 रुपये से आप स्टार्ट करिए। मैनेजर के लिए एक्स जो होगा वो 320 कर सकते हैं। और जो मैनेजर का आउट स्टेशन होगा उसको आप 800 से लेके 1000 के बीच में आपको रखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में होटल महंगे हो गए हैं, तो इतने कम में होटल नहीं मिल पाता है। तो 800 से 1000 के बीच में आप डीए जो आउट स्टेशन का होगा रख देंगे, राइट। मैनेजर को टीए डबल टीए मिलता है जब आउट स्टेशन मैनेजर कोई काम करने जाता है और उस मेडिकल रैप के साथ उसके इंटीरियर काम करने जाता है, वहाँ कंपनी को डबल टीए पे करना पड़ता है कि मेडिकल रैप को टीए देना पड़ता है एंड एक मैनेजर को भी टीए देना पड़ता है। तो कई बार ऐसा एक्सक्यूजेज आता है फार्मा कंपनीज के अंदर, जो स्टार्टअप होता है मैनेजर को नहीं मालूम होता, कंपनी ओनर को नहीं मालूम होता कि भाई वो आज के टाइम में 1000 का तो होटल ही मिलेगा, फिर वहाँ मैनेजर जाएगा, रुकेगा, खाना पीना खाएगा, उसका पैसा क्या, ठीक है। जैसे मैं अभी लास्ट में चरक में काम कर रहा था, वहाँ डीए काफ़ी कम था, तो इसका ये मतलब थोड़ी था हम होटल नहीं रुकते थे या लड़के को खिलाते नहीं थे, कहीं 2 पैसा बच जाता है तो 2 पैसा कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, राइट। अभी क्या होता है कि जब इंटीरियर में कोई आउट स्टेशन कोई मैनेजर जा रहा है किसी मेडिकल रैप के साथ में काम करने और उसके एक्स में जा रहा है काम करने, तो जो वहाँ टीए वो अर्न कर रहा है वो टीए उसका सेव हो जाता है, क्योंकि मेडिकल रैप के बाइक पे ही बैठ के जाता है, उसी बाइक से आता है, उसका तेल में कोई पैसा खर्चा नहीं होता, उसका तो उसको खाना पीना खिलाने में खर्चा होता है, राइट। तो डीए टीए वहीं कुल मिला के ऐसे करके एडजस्ट हो जाता है ओवरऑल। तो आप मैनेजर का, हाँ मैनेजर का जो टी है, मैनेजर का टी भी वही रख सकते हैं जो आपके मेडिकल रैप का टी है, ठीक है। ₹2.50 बेस्ट टी है। एंड जो बाहर का आउट स्टेशन की वर्किंग है वहाँ पे आप फिक्स सिस्टम कर सकते हैं, थर्ड एसी का फेयर आप दे सकते हैं, या फिर जो एक्चुअल बिल प्रेजेंट होता है, जैसे वहाँ पे मान लीजिए बस की सर्विस है, जो भी जहाँ पे कनेक्टिविटी जैसे अच्छी हो उसके अकॉर्डिंग आप उसका फेयर फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए टीए फिक्स करने के लिए बेसिकली हम एसएफसी का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड फेयर चार्ट, जो साल में एक बार बनता है, एक बार बना दीजिए, फिक्स कर दीजिए, हर महीने एक्सपेंस वगैरह वहीं से बनाया जाता है, उसी से देख के एक्सपेंस रेडी किया जाता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड टीए डीए इस तरीके से आप मैनेजर का डिसाइड कर सकते हैं। टीए डीए एंड सैलरी मैंने तीनों बताया। मैनेजर की सैलरी कितनी होनी चाहिए? मैनेजर की सैलरी 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में आप रख सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका फॉरकास्टिंग कितना है, आपका प्रमोशनल कितना आ रहा है, उसके हिसाब से मैनेजर रखिएगा। एंड मैनेजर कोशिश ये करिए हमेशा 4 मेडिकल रैप हो तभी मैनेजर रखिए, अदरवाइज मैनेजर मत रखिए, ठीक है। आप खुद मैनेजर बन के काम करिए अगर आप स्टार्टअप है तो, या 4 से 5 मेडिकल रैप है देन आप मैनेजर को रखिए तो ज़्यादा बेटर है। सैलरी 30,000 to 50,000 के बीच में आप रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना पोटेंशियल मार्केट है, राइट, एज वेल एज कितना आपका बजट आपको अलाउ कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। ऐसा नहीं मैनेजर बोल रहा है 45,000, आप 45,000 दे देंगे तो बहुत जल्दी से सेल आ जाएगा, मैनेजर बोल रहा है कि मुझे इतना सैलरी दीजिए मैं आके आपको दे दूंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होना है, क्योंकि कहने से सेल नहीं आती, सेल काम करने से, एंड मैंने बोला वर्किंग कल्चर डेवलप करने से सेल आती है, सेल सिस्टम से आता है, सेल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स के आता है, ठीक है। तो वो सब फैक्टर है कि नहीं है, वरना क्या हो जाएगा, जीपी टाइप का आप प्रोडक्ट लेके आए, महंगे महंगे इंप्लॉय लेके आए और प्रोडक्ट सेल करने के लिए हैवी आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, पक्की बात है बिना डिस्काउंट के बिकेगा नहीं, आपने हैवली डिस्काउंट दे दिया, अब आपके पास प्रॉफिट के नाम पे कुछ नहीं बचेगा, इंप्लॉय को सैलरी भी दे रहे हैं और निगेटिव में जा रहे हैं, यही सिर्फ होने वाला है और किसी चीज़ नहीं होने वाली, राइट। तो इस चीज़ को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, तो उसी हिसाब से आप मैनेजर को सैलरी दे। यहाँ पे एक चीज़ और कंपनीज का क्वेरी रहता है कि पीएफ डिडक्शन कैसे हम करते हैं। देखिए पीएफ डिडक्शन कोई डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपके पास 7 या उससे अधिक इंप्लॉई हैं तो आप पीएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एज ए कंपनी। एंड अपने आप को सिंपली आप अपने डिस्ट्रिक्ट के पीएफ ऑफिस जाइए, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीएफ ऑफिस होता है, या नियर बाई किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीएफ ऑफिस होता है। आप गूगल कर लेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट का पीएफ ऑफिस तो वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाइए, अपनी कंपनी को वहाँ पे रजिस्टर्ड कर लीजिए। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको अपना इंप्लॉई वहाँ पे शो करना पड़ेगा, एंड देन वहाँ से इंप्लॉई आईडी वगैरह आपको मिल जाएगा।
देन आप एवरी मंथ जो भी बेसिक सैलरी होता है, मान ली 15,000 आप सैलरी दे रहे हैं, तो 15,000 सैलरी क्या है, ये टोटल सैलरी है। 15,000 में से बेसिक सैलरी कितनी होगी, आप 3,000 रख सकते हैं, 4,000 रख सकते हैं, जितनी सैलरी बेसिक सैलरी होगी, ठीक है। वो सैलरी स्लिप का पार्ट है, किसी और वीडियो में बात करेंगे। जो बेसिक सैलरी होता है उसका 12% जो है एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और 12% आपको अपनी तरफ से डालना पड़ता है, राइट। तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसके सैलरी से डिडक्ट कर लेंगे, और जो कंपनी का पार्ट रहेगा आप कंपनी से उसको ऐड करके एवरी मंथ आप पीएफ ऑफिस में जमा कर सकते हैं। एंड ये सारा प्रोसेस फ्रेंड ऑनलाइन होता है, राइट। जो आपका एचआर होगा, अकाउंटेंट होगा, उसको ये चीज़ हैंड ओवर कर देंगे ऑटोमेटिकली। जब सैलरी डिस्पैच होती है सेम टाइम आप पीएफ के अंदर भी जमा कर दीजिए, डिले मत करिए, नहीं वहाँ पे पंगा हो सकता है अगर आप पीएफ अकाउंट क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय का। तो फॉर द ट्रस्ट, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा हमारे साथ में होता है कि एम्प्लॉय ट्रस्ट नहीं करता, पीएफ नहीं है, ठीक है। पीएफ जब तक आपका सेवन नहीं होगा तब तक नहीं खुलेगा, ऐसा मान के चलो। कोई समझदारी भी नहीं है, आप डिडक्शंस कर सकते हैं। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम आती है पीएफ डिपार्टमेंट में जाने में, कुछ करने में, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल होंगे जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो वहाँ आपको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये वीडियो मेरा समझ में आया होगा। एंड यस, अगर आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं एंड अपने वर्किंग सिस्टम को ऑटोमेट करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूंगा फ्रेंड, सेफनेट, जो कि आपके एमआर रिपोर्टिंग को ऑटोमेट कर देता है। टीपी आप बना सकते हैं, डेली रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं, ई डिटेलिंग वहाँ से कर सकते हैं, डॉक्टर विजिट रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, केमिस्ट रिपोर्ट ऑनलाइन, मतलब सैलरी स्लिप आप दे सकते हैं वहाँ से, जो सेकेंडरी स्टॉक स्टेटमेंट है वो सारे फिलअप कर सकते हैं, मतलब पूरे सिस्टम को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। ट्रैकिंग भी वहाँ पे दिया हुआ है, जियो ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग को आप ऑन कर सकते हैं। ये सारे फीचर आते हैं बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर। तो डिटेल्स मैं यहाँ पे नीचे दे रहा हूँ, ठीक है। ये आयुष जी हैं सेफनेट से, आप इनको कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, इनसे बात कर लीजिए, पूरा डेमो ले लीजिए। इंडिया का मोस्ट एडवांस रिपोर्टिंग ऐप है विद द मिनिमम प्राइस, राइट। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में देते हैं। एंड इसकी अगर रेटिंग की मैं बात करूं तो ज़बरदस्त रेटिंग के साथ में आता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और फुल्ली सेटिस्फाइड है इसके साथ में। तो अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं तो सेफनेट के साथ आप जा सकते हैं। एंड यस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके शेयर करिए। आई होप मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।